हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे साइकोलॉजी के मॉक टेस्ट जो कि एचटेट के लिए रहेंगे। और ये जो वीडियो रहेगी एचटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। वैसे तो जो साइकोलॉजी है वो सभी में पूछी जाती है, सी टेट, यूपी टेट हुआ, वैसे आप कोई भी देख सकता है, लेकिन मैं ये एचटेट के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, मैंने इससे पहले जो 6 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं, 6 या 7। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। खेल के माध्यम से बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण सीख करना करना सीख जाता है। यह विकास निम्न में कौन सा होगा? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, इसमें से कोई नहीं। तो खेल के माध्यम से हमें संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है, तो ये ऑब्वियसली कौन सा होगा? ये संवेगात्मक विकास होगा। नेक्स्ट है, कक्षा में पलायन करने वाले विद्यार्थी के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? कक्षा से पलायन, अगर कोई भी विद्यार्थी कक्षा को छोड़कर चला जाता है तो उसके प्रति आपका जो व्यवहार है वो कैसा होगा? आप एक टीचर हैं और आपका व्यवहार कैसा होगा? दमनात्मक रहेगा, उसको आप धमकाएंगे, उसको दबाएंगे कि वो दोबारा से न जाए, सहानुभूति पूर्वक रहेगा, या फिर प्रशंसात्मक रहेगा, उसकी प्रशंसा करेंगे कि आपको जाना चाहिए, निदानात्मक रहेगा। तो सहानुभूति पूर्वक भी ठीक है, लेकिन ये नहीं कि जो पलायन कर रहा है उसके प्रति हम सहानुभूति दिखाएं कि कोई बात नहीं, आज चला गया, कल ऐसा नहीं करेगा। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है? निदानात्मक जो व्यवहार है वो होना चाहिए। वैसे ये निदानात्मक होता क्या है? निदानात्मक जिसको बोला जाता है रेमिडियल का मतलब होता है हमें उसका निदान करना है, उसकी जो कमियां हैं उसको देखना है, वह क्यों जा रहा है, किस रीजन से जा रहा है, क्या उसके ऐसी इमरजेंसी है कि वो पलायन हो रहा है या किसी बात से डरता है। तो निदानात्मक जो व्यवहार है वो हमें अपनाना है और फिर उस कमी को दूर करना है। जो पूछा जाता है, एक होता है आंकलन, एक होता है आंकलन और एक होता है निदानात्मक परीक्षण। हमेशा सबसे पहले आंकलन किया जाएगा और उसके बाद ही निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। अब आंकलन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है असेसमेंट। और असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट में ये देखता है, मान लीजिए आप इसी बच्चे का प्लान कर रहे हैं, किसी उसी बच्चे का जो असेसमेंट कर रहे हैं कि वो पलायन क्यों कर रहा है क्लास से बार बार, तो उसके लिए हमें आंकलन क्या करेंगे? आंकलन में देखेंगे उसकी कमियां क्या है, वो क्यों जा रहा है, उसके मतलब किस बात से डर है, वह क्लास को क्यों छोड़ रहा है बार बार, या फिर कोई और जरूरी रीजन है, कोई फैमिली रीजन है, तो उसको हमें पता लगाना है। उसको पता लगाने के बाद उसको दूर करने के लिए निदानात्मक जो कार्य है वो किया जाता है, इसको बोला जाता है रेमीडियल। तो जो रेमीडियल टेस्ट है वो बाद में होता है, असेसमेंट पहले होता है, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है, सीखने की विशेषताएं हैं। सीखने की विशेषताएं क्या होंगी? सार्वभौमिकता, निरंतरता, ए और बी दोनों। तो सार्वभौमिकता का मतलब हम कभी भी कहीं पर भी सीख सकते हैं, तो ये तो सही है। निरंतरता और सीखते, हम जीवन भर सीखते रहते हैं कुछ न कुछ, तो ए और बी दोनों सही हो गए। नेक्स्ट है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो इजी क्वेश्चन है, ये वुंट ने की थी। और कहाँ पे की थी? लिप्जिंग, जर्मनी के जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय वहाँ पर की गई थी। और आज जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय उसको किस नाम से जाना जाता है पूछा जाए तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और कब की थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई थी 1879 में इस प्रयोगशाला की। नेक्स्ट है, कुट संकेतन प्रक्रिया है। कुट संकेतन प्रक्रिया किसकी है? तो जो कुट संकेतन प्रक्रिया वह किससे रिलेटेड रहेगी? विस्मरण से रहेगी, संवेदना से रहेगी, संवेग से रहेगी, या स्मृति से रहेगी? तो जो कुट संकेतन जो प्रक्रिया रहेगी वो हमारी किससे रहेगी? वो रहेगी मेमोरी से रिलेटेड। और कुट संकेतन क्या है? ये मेमोरी का जो एक स्टेज है जिसमें मेमोरी में हम क्या करते हैं? मेमोरी में हम स्टेज होते हैं कि चीज़ों को कैसे याद किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है? जो कुट संकेत है हमारे इसमें दिया हुआ है, जो कुट संकेतन है, या फिर इसको बोला जाता है इकोडिंग। रिकॉर्डिंग किया जाता है कि किसी भी चीज़ या घटना के को हम सूचना संकेतों के रूप में हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसमें ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद उसका स्टोर किया जाता है, सूचना को कुछ समय के लिए स्टोर करते हैं मस्तिष्क में, और फिर उसको हम क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रत्यावाहन करना। फिर उसको क्या किया जाता है? रिकॉल किया जाता है। और जितने अच्छे से हमने कुछ संकेतों को हमारे जो मस्तिष्क से उसमें अच्छे से स्टोर किया है, उतने ही जल्दी हमें क्या होता है? रिकॉल होती है वो चीज़, और उतने ही अच्छे से वो चीज़ याद आती है। और बाद में अगर कोई भी घटना है जो भी दुख भरी है तो उसको हम क्या कर देते हैं? विस्मरण कर देते हैं। विस्मरण होता है भूल जाना, किसी भी चीज़ को भूल जाना। ये तीनों तो समान महत्व के हैं। क्या करना? इकोडिंग करना, फिर स्टोर करना, और फिर रिकॉल किया जाता है। और रिकॉल के बाद अगर कोई भी दुखदायी घटना है तो उसको हम क्या करना
भूलने की भी कोशिश करते हैं। विस्मरणीय मेमोरी के जो कुछ स्टेज होते हैं 4 जो कि मुख्य होते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या है? स्थायी परिवर्तन क्या होता है? अधिगम कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। अगर स्थायी परिवर्तन नहीं होगा तो वो अधिगम नहीं होगा। अगर स्थायी परिवर्तन है तो ही वह अधिगम है। मान लीजिए किसी के व्यवहार में चेंज आता है। शराब पीने से कोई व्यक्ति आज गाली दे रहा है, लेकिन कल जब उसे नशा उतर जाएगा तो वो गाली नहीं देगा, तो ये अधिगम का हिस्सा नहीं माना जाता। जो चेंज कुछ समय के लिए होते हैं वो अधिगम के हिस्सा नहीं होता। जो चेंज होते हैं हमारे व्यवहार में, स्थायी चेंज होते हैं, उन्हीं को हम क्या मानते हैं? अधिगम मानते हैं। नेक्स्ट है धीमी अधिगम गति बालकों के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। जो धीमी गति से जो बच्चे सीखते हैं उनके लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त रहेगी? पूछा जाता है। व्याख्यान विधि, चर्चा विधि, दृश्य सर्वे विधि, परावर्तित विधि। तो व्याख्यान विधि में तो डायरेक्ट लेक्चर दिया जाता है, इसमें जो बच्चे की जो एक्टिविटी है उसमें कुछ हिस्सा नहीं होता। चर्चा विधि में भी जो धीमी गति वाले बच्चों के लिए कोई ज़्यादा उपयोगी नहीं होती है। दृश्य सर्वे विधि होती है वो धीमी गति वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें दृश्य चीज़ों को दिखाया भी जाता है और फिर सुनाया भी जाता है, और उसको फिर इसमें जो तीनों इंद्रियां हैं उनकी क्या होती हैं? सजग होती हैं। इसलिए एक अच्छी जो धीमी गति वाले बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट है यदि डैश गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएसएसबी में भी पूछा गया है कई बार। यदि गुणसूत्रों का मिलान हो, हमें पता है जो हमारे जो मेल होता है उसमें एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, और जो फीमेल होती है उसमें एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं। जब फीमेल का एक्स मेल के एक्स से मैच होता है तो एक्स एक्स गुणसूत्र से जो भी जिस भी बच्चे का जन्म होता है वो होती है लड़की। अगर फीमेल का एक्स और वाई के मेल के वाई ये जो गुणसूत्र है वो दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? लड़का जन्म होता है। ये आपको याद रखना है। तो इसलिए हमेशा लड़का या लड़की के लिए जो पिता है वो जिम्मेवार होता है, लेकिन ठहराया किसको जाता है? लेडीज को जाता है। ये एक गलत धारणा है, क्योंकि जो गुणसूत्र है वो सिर्फ लेडीज में तो एक्स एक्स होता है, और जो जेंट्स है उसमें एक्स वाई होता है। और जब एक्स और वाई मिलेंगे, जो लेडीज और एक्स के जेंट्स के वाई से मिलेंगे, तभी तो लड़के का जन्म होगा। तो इसलिए जो लड़का पैदा करने के लिए हमेशा कौन जिम्मेवार होता है? वो होता है जेंट्स होता है। लेकिन ठहराया किसको जाता है? लेडीज को जाता है। तो इसलिए आपको याद रखना, लड़के के जन्म के लिए हमें कौन से जो गुणसूत्र होते हैं जिम्मेवार, वे होते हैं एक्स वाई। अगर लड़की के पूछे जाए तो एक्स एक्स, एक जो माता का एक्स होगा और पिता का भी एक्स होगा। लेकिन अगर लड़के का होगा तो पिता का तो वाई होगा और माता का कौन सा होगा? एक्स होगा। नेक्स्ट है मुख्यतः अनुवांशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है। जो अनुवांशिकी जो हेरिडिटी बोला जाता है उसके द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है। अधिगम है, समाजीकरण है, इनमें से कोई नहीं। परिपक्वता, जी बिल्कुल। परिपक्वता क्या रहेगी? इसको हेरिडिटी से रिलेटेड माना जाता है, जिसको मेजोरिटी बोला जाता है। तो ये क्या किससे रिलेटेड है? ये हेरिडिटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है प्रारंभिक अधिगमकर्ताओं के लिए एरिक्सन की विकास अवस्था है। तो एरिक्सन ने कितनी विकास अवस्थाएं दी हैं? एरिक्सन ने 8 विकास अवस्थाएं दी हैं। इन सबको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो कितनी दी हैं? 8 दी हैं। तो इसमें पूछा 6 से 12 वर्ष की आयु समूह के लिए एरिक्सन की विकास अवस्था कौन सी रहेगी? तो कौन सी रहेगी? वो रहेगी परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता। तो इस अवस्था में अगर बच्चे को हम परिश्रम की भावना सिखाएंगे, काम करना अच्छे से सिखाएंगे, तो उसमें परिश्रम का जो महत्व है वो समझ में आएगा। अगर उसे काम करना नहीं सिखाएंगे तो क्या होगी? उसमें हीनता की भावना पैदा हो जाएगी। ये जो एरिक्सन है इसने कहा है। तो इस आयु के वर्ग के बच्चों को ही हमें क्या करना चाहिए? जो परिश्रम है उसके महत्व को सिखाना चाहिए। अगर कोई उसको परिश्रम का महत्व नहीं सिखाया जाएगा तो वो उसके अंदर क्या आएगी? हीनता आएगी। वह परिश्रम के महत्व को समझ नहीं पाएगा। अगर उसे परिश्रम करना इसी वर्ष में सिखा दिया गया 6 से 12 वर्ष की आयु में, तो वो उस महत्व को समझेगा, फिर आगे परिश्रम की वैल्यू को समझेगा। तो ये कुछ अवस्थाएं हैं जो 8 हैं, इनको आपको अच्छे से रीड करना है। पहली जो अवस्था रहेगी वो रहेगी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। फिर स्वायत्तता बनाम शर्म एवं संदेह, और सबसे पहली तो यही रहेगी विश्वास बनाम इसमें जो दी है मैं उनके बारे में बता देती हूँ। विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें जो अगर शिशु का जो भी बच्चा है, क्योंकि यह जो अवस्था रहती है ये 18 महीने तक होती है। जन्म से 18 महीने तक इस अवस्था का जो पीरियड होता है वो होता है जन्म से 18 महीने तक। जो एरिक्सन ने माना है कि विश्वास बनाम अविश्वास जो रहेगी अवस्था रहेगी। और इसमें अगर हम शिशु का जो पालन है वो लाड प्यार से करते हैं तो उसमें क्या होता है? विश्वास की भावना पैदा होती है। अगर हम उसमें विश्वास के भाव उत्पन्न होते हैं, और अगर हम उसको ज़्यादा प्यार नहीं देते हैं तो उसमें क्या? अविश्वास की भावना आ जाती है।
तो एक बार आप इनको रीड कर लेना। मैं इनके जो नोट्स हैं वो आपको डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। अभी मैं थोड़ा पीडीएफ बना रही हूँ, क्योंकि जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है। नेक्स्ट है इदम हेम और पराहेम किस रचना के भाग हैं। तो इदम अहम और पराहेम किस रचना के भाग हैं। तो ये रहेंगे व्यक्तित्व से रिलेटेड जो सिद्धांत दिया था हमने, विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। और सिगमंड फ्राइड एक क्या रहेंगे, एक चिकित्सक थे जिन्होंने चेतन मन अचेतन मन, जो अचेतन मन है उसके बारे में इन्होंने बहुत बताया है। इन्होंने मन को 3 भागों में बांटा था, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और चेतन मन से रिलेटेड इन्हें बताया था कि जो बातें हमें याद हैं, जैसे कि आपका नाम, घर, आप कहाँ रहते हैं, ये सब जो बातें हमें याद हैं वो चेतन मन से रिलेटेड रहेंगी। और अचेतन मन का वह भाग होता है, वह जानकारी होती है। जो अचेतन मन होता है, चेतन मन होता है वो क्या होता है, इस भाग में जो हमारी दमित इच्छाएं हैं वो स्टोर होती हैं, या फिर इसमें दुखद घटनाएं हमारी याद होती हैं। इसमें जो चीज़ें होती हैं जिनको हम याद नहीं करना चाहते वो हमारी अचेतन मन में स्टोर हो जाती हैं, जिनको हम बिल्कुल याद नहीं करना चाहते, जैसे कि कटु बातें हैं, कोई भी दुर्घटना हो गई उसको याद नहीं करना चाहते, तो वो हमारे अचेतन मन में स्टोर हो जाती हैं, ऐसा सिगमंड फ्राइड बोलते हैं। फिर अर्धचेतन मन भी बताया है इसने। अर्धचेतन मन में क्या होता है, उसने बताया कि मन का वह भाग जिसमें जिन जानकारियों को जिसे हम आप याद करना चाहें तो वो याद आ जाएं, तो वो होती हैं अर्धचेतन मन में ऐसी जो हमारी जानकारियां शामिल होती हैं। जैसे कि कुछ कटु बातें हैं, अगर आपको कोई याद दिलाना चाहे तो वो याद आ जाती हैं, तो वो अर्धचेतन मन का हिस्सा है। तो सिगमंड फ्राइड ने इसी के आधार पर जो व्यक्तित्व की संरचना दी थी कि वह किसमें ईदम अहम और पराहम की संरचना दी। अब ईदम ईद जो इसको ईद भी बोला जाता है, इसमें यह जन्मजात प्रवृत्ति से होता है और इसमें दमित इच्छाएं शामिल होती हैं। और यह इसमें क्या व्यक्ति चाहता है कि हमें जल्दी से जल्द सुख की प्राप्ति हो, तो तत्काल आनंद व सुख पाना चाहता है, वो किससे रिलेटेड रहेगा, ईद से रिलेटेड रहेगा। और अहम किससे रिलेटेड होता है, अहम होता है वास्तविकता से रिलेटेड, किससे, वास्तविकता से रिलेटेड रहता है और वास्तविकता से संबंध होता है। और इसका जो ये अहम है यह आंशिक रूप से चेतन और अचेतन मन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और परम हेम जो होता है यह आदर्श त्याग पूर्णतः चेतन मन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें जो परम हेम में जो बातें हैं व्यक्ति एक आदर्श व्यक्ति की तरह बातें करता है। अब मैं इनके एग्जाम्पल दूं तो आपको, जैसे कि इदम है, मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि स्कूल में इसको 500 रुपये मिलते हैं, तो वह सोचता है कि इसे मैं क्या करूँगा, 500 रुपये का कोई भी, मान लीजिए उसे कंगन मिलता है तो वह सोचता है कि मैं इसे बेचूंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, यह क्या रहेगा, उसका इद रहेगा। अगर वह सोचता है कि मैं इसे बेच कर क्या खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, तो उसका ईद रहेगा। अगर अहम की बात करें, अगर वह सोचता है, बच्चा 500 रुपये देखता है, उठा लेता है, फिर सोचता है कि मैं इसको रख लूँ या अध्यापक को दे दूँ, और वह डरता है कि अगर पता चल गया तो क्या होगा, पिटाई होगी, तो यह ईगो से रिलेटेड रहेगा। क्या रहेगा, ईगो से रिलेटेड रहेगा। इसमें वह असमंजस की स्थिति में रहता है, क्या करूँ मैं, तो यह क्या रहेगा, ईगो से रिलेटेड रहेगा। और अगर करें हम परम हेम की बात, अगर बच्चे को कंगन मिल जाए या पैसे मिल जाए, मिलते ही वह तुरंत किसको दे दे, प्रिंसिपल को ऑफिस में दे आता है, सीधा जाकर क्या करता है, उसको जमा करा देता है, तो वह इसका क्या होगा, सुपर ईगो होगा। इसलिए सुपर ईगो किससे रिलेटेड है, आदर्श व्यक्ति से रिलेटेड है। और इद है हमारे जो उसमें सुख पाना चाहता है वह तुरंत। और अहम में क्या है, वास्तविकता से रिलेटेड है। वास्तविकता क्यों, क्योंकि वास्तविकता यही है, क्योंकि बच्चे का एक मन तो कर रहा है नहीं रख लूँ, और एक मन कर रहा है कि नहीं रख लिया तो अगर पता चल गया तो क्या होगी, पिटाई होगी। तो इस तरह से वो वास्तविकता से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इद सुख के सिद्धांत से प्रेरित है और अहम किससे, वास्तविकता से। नेक्स्ट है किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है। किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है अधिगम, संवेग, अभिप्रेरणा या अभिव्यक्ति। तो किसी वस्तु का जो अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन क्या रहेगा, अभिव्यक्ति रहेगा। नेक्स्ट है अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है विलोप, पुनर्बलन, सौत्य पुनः प्राप्ति, शून्य या नगण्य सुधार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सौत्य पुनः प्राप्ति। अधिगम वक्र में जो पठार है वो क्या दर्शाता है, सौत्य पुनः प्राप्ति को। नेक्स्ट है अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, अन्य चर या स्थिर चर। तो इसमें अधिगम के प्रभाव में एक अधिगम क्या होगा, तो उसमें क्या रहेगा, जो 14 रहेगा उसका हमारा आंसर होगा स्वतंत्र चर, अन्य चर, परतंत्र चर या स्थिर चर। तो इसका जो आंसर होगा हमारा होगा परतंत्र चर। हमेशा जो अधिगम होगा क्या रहेगा, प्रभाव के प्रयोग में एक परतंत्र चर रहेगा। नेक्स्ट है बालक द्वारा विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को खालिस्तान स्मृति द्वारा कहा जा सकता है घोषणात्मक, अर्थ विषयी, प्रक्रियामूलक, घटनापरक। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा अर्थ विषयी रहेगा, क्योंकि इसमें जो विद्यालय में ज्ञान प्राप्त करता है वो
अर्थ विषय होता है, क्योंकि जो विश्व से संबंधित उसमें बहुत से उसको जो कंसेप्ट है वो सिखाए जाते हैं। तो जो स्मृति रहेगी उसकी क्या रहेगी, अर्थ विषय रहेगी। नेक्स्ट है, बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है, निरंतर प्रयासों पर अंतर्दृष्टि पर जी नहीं, बिल्कुल ये अनुकरण पर रहेगा, क्योंकि बंडूरा ने क्या कंसेप्ट दिया है कि जो बच्चा है वो अनुकरण के द्वारा क्या सीखता है, अधिगम व फिर लर्निंग करता है। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया, तो मानसिक आयु का संप्रत्यय बीने ने दिया है। और एक कारक सिद्धांत बुद्धि का भी बीने ने दिया है, और स्टर्न ने इसे आगे ले जाने का काम किया है। और द्विकारक दिया है स्पीयरमैन ने, बहुकारक दिया है थोर्नडाइक ने। नेक्स्ट है, वेसलर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी, वेसलर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी में उप परीक्षणों की कुल संख्या है। उप परीक्षणों की कुल संख्या कितनी रहेगी, इसमें 11 उप परीक्षण होते हैं, कितने, 11। नेक्स्ट है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन और अचेतन मनोस्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है। अंतर्दृष्टि, प्रदीप्ति, सत्यापन, उद्भवन। तो इसका राइट आंसर होगा उद्भवन। नेक्स्ट है, अहम खालिस्तान के नियम पर कार्य करता है। सुख, नैतिकता, वास्तविकता, कल्पना। तो अभी अभी मैंने बताया जो ईगो है वो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो ईड है वो सुख के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है। बुद्धि का जो सामूहिक परीक्षण कौन सा होगा, मैंने बताया बुद्धि के एक तो होता है व्यक्तिगत परीक्षण, एक होता है सामूहिक परीक्षण। सामूहिक परीक्षण में बहुत से व्यक्तियों का एक साथ बुद्धि का टेस्ट किया जाता है, और व्यक्तिगत परीक्षण में एक व्यक्ति का जो टेस्ट है वो एक बार किया जाता है। तो इसमें कौन सा सामूहिक रहेगा, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, कोल ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, वेसलर वैश्यक बुद्धि मापनी, या आर्मी बीटा परीक्षण। तो सामूहिक परीक्षण रहेगा आर्मी बीटा परीक्षण। इसमें बहुत से जो लोगों का एक साथ परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है। पियाजे का जो कंसेप्ट है आपका क्लियर होना चाहिए, चारों अवस्थाओं में बच्चा कौन सी अवस्था में क्या सीख लेता है। तो जो इसमें रहेगा जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रहेगी, जिसको हम आयतन, लंबाई, मात्रा आदि का संरक्षण किस अवस्था में हो जाता है, तो वो स्थूल प्रक्रिया में हो जाता है, जिसको मूर्त क्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है, आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण बच्चे में हो जाता है। और लास्ट में जो अमूर्त चिंतन का जो पूछा जाता है, अमूर्त चिंतन का जो प्रत्यय है वो किस अवस्था में बच्चा सीख लेता है, वो सीख लेता है औपचारिक अवस्था में, जो कि लास्ट की रहेगी बच्चे की। नेक्स्ट है, अवधान प्रभावित होता है वातावरणीय चरों से, बालक की विशेषताओं से, वातावरणीय चरों व बालक की विशेषताओं दोनों से। तो जी बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो अवधान है वो वातावरणीय चरों से भी और बालक की विशेषताओं से भी, दोनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, बालक के लिए अध्यापक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि का ज्ञान है। पुनर्बलन, स्थानांतरण, कुंठा या प्रतिगमन। इसमें पूछा गया कि बालक के लिए अध्यापक द्वारा दी गई प्रतिपुष्टि का ज्ञान है, क्या है वो, पुनर्बलन होगा। जो अध्यापक जो पुष्टि है उसका ज्ञान क्या होगा, वो पुनर्बलन होगा। नेक्स्ट है, एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर निर्भर है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, प्रक्रिया उपक्रम अनुबंधन, अवरोध। एक प्रकार का अधिगम जो परिणामों पर निर्भर है, तो जो हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन रहेगा का राइट हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ऑपरेट कंडीशनिंग जो कि किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। और इसमें बच्चा क्या कर सकता है, परिणामों पर निर्भर है। एक इसमें जो लर्निंग है वो परिणामों पर निर्भर होता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो हम ये हमारे लर्निंग के जो भी सिद्धांत हैं, जो कि स्किनर ने दिया है, एक पोवलोव ने दिया है और एक थॉर्नडाइक ने भी दिया है, इनके बाद में जो क्या एप्लीकेशन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो स्किनर का जो अधिगम है, जो नियम है, उसमें बच्चा क्या कर लेता है, अधिगम के परिणामों पर निर्भर है। नेक्स्ट है, एक कक्षा जिसमें बालकों को सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, दृष्टिकोण पर आधारित है। सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यह कौन से नियम में किया जाता है, मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारवाद, समाजवाद या निर्मितवाद। तो सक्रिय रूप से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है निर्मितवाद में। किसमें, निर्मितवाद में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा कहलाती है आत्मगौरव, स्वचेतना, स्वदक्षता, आत्म निगरानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आत्मगौरव। स्वयं के बारे में हमारी अवधारणा क्या कहलाती है, आत्मगौरव। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत में प्रमुख नियम क्या है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, उपरोक्त सभी। तो ये बिल्कुल तीनों क्या रहेंगे, सभी मुख्य नियम रहेंगे। और गौण नियम में
5 नियम हैं जो कि गौण नियम रहेंगे, वो भी आपको याद रखना है। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, अभी मैं आपको नहीं बता सकती, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणा क्या कहलाती है, रिपीट हो गया है, आत्मगौरव। नेक्स्ट है विकास का क्षेत्र है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी तीनों क्या है, विकास के क्षेत्र हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।